इस रिश्ते की सायन और बहन ने विवेकानंद को विश्व पटल पर महापुरुष बना दिया था। विवेकानंद विश्व पटल पर महापुरुष अपने न ज्ञान से थे न वक्तृत्व कला से थे। दुनिया में अगर वो स्थापित थे तो अनसिलेक्टेड नहीं होते, वो सूची में होते। जो विश्व के 800 लोगों की सूची बनी थी शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन के लिए, सिफारिश से प्रवेश मिला था। और प्रवेश भी बड़ा अजीब था कि जब दबाव बना तो उनकी जवानी, आयु, रंग रूप देखकर जैसे दया का पात्र बनाते हैं, वहां की प्रबंध समिति ने वो मानकर क्या करना तो तय किया 0 आवर में से 3 मिनट का समय निकालकर इस नौजवान को दे दिया जाए, जबकि पूरे उस संचालन में 7 मिनट से कम का समय किसी भी वक्ता को नहीं था। दूसरी बात ध्यान रखिए, जो उस समय भारत का डेलीगेशन था उसका भूगोल कौन सा था? 70 लोगों का प्रतिनिधिमंडल था। आज का अफगानिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश तो आते ही थे, मालदीव, ये सारा था। तो श्रीलंका के प्रोविंस से जो वक्ता थे उनके 7 मिनट था, तो उन्होंने मन बना लिया और उन्होंने प्रबंधन करने वाली कमेटी को कहा अगर जरूरत पड़ी तो मैं अपना टाइम सरेंडर कर दूंगा इस नौजवान को। अब वो जरूरत पड़ी गई क्योंकि वो आए और उन्होंने जैसे ही कहा माय डियर अमेरिकन एंड वर्ल्ड ब्रदर्स एंड सिस्टर, वो 3 मिनट तालियां बजते रही, वो 3 मिनट चला गया। अब समस्या खड़ी हो गई, क्या करना? तो 4 मिनट उन्होंने सरेंडर किए और 4 मिनट का ही भाषण उनका। और पहले वाक्य के लिए सॉल्यूशन ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स, कि दुनिया इतनी फुल ऑफ वैराइटीज एंड डिफरेंसेस है, वो भाई बहन बनकर जी सकती है, यह दर्शन विश्व के बौद्धिक जगत को था ही नहीं, विकास जगत को था ही नहीं, प्रशासनिक जगत को था ही नहीं, कि वर्ल्ड कैन बी ए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। इसलिए उनको लगा कि यह गिवन ए सोल्यूशन फॉर एवरी प्रॉब्लम। तो इसलिए इतनी तालियां बजी तो फिर बस बात ही पलट गई। जो अप्रोच से प्रवेश हुआ था, अब आप जानते हैं अप्रोच से पास हो तो क्या हालत बन जाती है। मेरिटोरियस तो दूर की बात होता है, कंपार्टमेंट मुश्किल से बनती है। और इसलिए who made Vivekananda a great man? Not the education, not the money, not the status, but the culture. Values. और इसी का फिर इतने लंबे वर्ष के बाद फिर एक घटनाक्रम घटा। ऋषि सुनक जब पहला संसदीय चुनाव लड़ने के लिए मन में दोस्तों के कारण आया, मंदिर गया, प्रभु की वंदना की, गाय माता को रोटी खिलाई, जाकर फार्म भर दिया, जीत गए। ही इज द फर्स्ट मैन इन ब्रिटिश पार्लियामेंट जिसने गीता पर हाथ रखकर शपथ ली। उसके वर्थ के कारण वो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बन गए पार्टी में। मुझे ध्यान में है चुनाव की तारीख से 8-10 दिन पहले कुछ भारतीय ब्रिटिशर्स मिलने आए थे। मैं उनको कहा कि अब इसको हरा दिया जाए, क्योंकि अंडर करंट ये चल पड़ा है ब्रिटिशर्स में, एक भारतीय हम पर राज करे ये कैसे टॉलरेट हो सकता है, तो इसलिए इनकी लीड घट जाएगी। वही हुआ।
पर प्रभु को कुछ और मंजूर था। उस महिला ने रिजाइन कर दिया 30 दिन बाद कि मेरे से नहीं समझते। 2 कैंडिडेट उनके बाद पार्टी में और थे, तो एक को समर्थन ही 19 वोट का था, दूसरे को 73 वोट का था। मैक्सिमम समर्थन फिर भी इसके साथ था। अल्टीमेटली ही बीके और उसने गीता पर हाथ रखकर शपथ लेकर वह ब्रिटिश पार्लियामेंट का प्राइम मिनिस्टर हुआ। उसका जो विजडम था, नॉलेज था, एजुकेशन था, कमिटमेंट था, परंतु उससे भी ज्यादा जो उसकी मॉरल वैल्यूज थी और कमिटमेंट था ऑफ कल्चर, वर्ल्ड कल्चर, इंडियन कल्चर, दैट मेड हिम ग्रेट। तो इसको भूलना नहीं चाहिए। अभी प्रोग्रेस की और प्रोस्पेरिटी की चर्चा हो रही थी, तो एक छोटा सा सूत्र मैं भी बता दूं। आप सब 5 सेकंड मुस्कुराइए तो फोटो खूबसूरत हो जाती है कि नहीं? आप किसी आइडिया को आप एनलार्ज करिए, जिंदगी भर मुस्कुराइए और मुस्कुराहट दो, तो जिंदगी कितनी खूबसूरत और हसीन हो सकती है। अब इसके लिए किस चीज की जरूरत है? हम जितने यहाँ बैठे हैं, किसी की दादी माँ किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ी, पर उसने अपनी औलाद और औलाद से आगे की औलाद को अच्छा बनाया कि नहीं बनाया? बिल्कुल। इसका मतलब है कि वेयर द बेसिक नीड इज एजुकेशन, साइड बाय साइड बेसिक नीड ऑफ समझदारी और वैल्यूज की भी होनी चाहिए। एक बात ध्यान में रखिए, प्रोग्रेस और प्रोस्पेरिटी के विरुद्ध जो वायरस है वो करप्शन का है। अगर करप्शन रूपी वायरस डील नहीं हुआ तो प्रोग्रेस और प्रोस्पेरिटी कभी नहीं आ पाएगी। इसलिए अब कॉमर्स और बिजनेस इस करप्शन रूपी वायरस को कैसे डील करेंगे? अगर ये नहीं वायरस बना रहा तो आपकी सारी किताबें भी ये वायरस ही खा जाएगा, आपका शोध भी ये वायरस खा जाएगा, आपके प्रयत्नों को भी ये वायरस खा जाएगा। इसलिए आपको डूज भी ध्यान में रखने हैं, पर डोंट्स की भी केयर बहुत ज्यादा करनी है। और अगर नहीं की तो संकट खड़ा रहेगा पूरी दुनिया। और इसका सेकंड वायरस है, तो इसलिए आप जब भी प्लानिंग करेंगे तो मेरा प्रार्थना है इस 2 वायरस को भी आप योजनाओं में डील करिए। एक क्राइम है, एक करप्शन है। और छोटा सा और महत्वपूर्ण इन 2 वायरस से भी भयानक है। वो क्या है? शक्ति के बारे में, यानी स्ट्रेंथ के बारे में, पावर के बारे में, एनर्जी के बारे में कहा गया है। प्रोग्रेस और प्रोस्पेरिटी के बारे में भी कहा गया, वेयर इट लाइज। तो अंग्रेजी में एक कहावत है, द स्ट्रेंथ ऑफ द चेन लाइज इन द वीकेस्ट लिंक ऑफ द चेन। चेन में 50 लिंक है और 2 जो कमजोर हैं वहां पर कोई भी चोट मारेगा तो चेन को आपकी तोड़ देगा। इसी को गीता के अंदर कहा गया कि यह कहाँ लाइज करती है, तो समाज रूपी पंक्तियों में जो मानव खड़ा है उस पंक्ति के जो अंत में खड़ा है, प्रोग्रेस एंड प्रोस्पेरिटी के, अगर उसकी केयर नहीं की गई तो कोई भी प्रोग्रेस और प्रोस्पेरिटी कामयाब नहीं होगा, उसका कोई फार्मूला काम नहीं करेगा। तो आपको केयर किसकी करनी है? तो आपको केयर करनी है उस व्यक्ति की। घर में एक बीमार हो जाए, अगर उसकी केयर नहीं करेंगे तो घर में शांति और खुशहाली रहेगी कि घर के अंदर तनाव और हिंसा रहेगी और उदासी रहेगी। whom you have to deal, कहते पड़ा रहे बीमार, मुझे क्या लेना देना है, तो फिर एक दिन अपनी भी हालत वही हो जाएगी उस घर के अंदर, पूछने वाला कोई नहीं है। तो इसलिए बी केयरफुल अबाउट द प्लानिंग।
अबाउट द फार्मूलास कि क्या उस अंत में खड़े हुए आदमी का लोक कल्याण उसके लिए है या नहीं है, उसके लिए रोटी की व्यवस्था है कि नहीं है। अगर वो नहीं है तो मेरी और आपकी प्रोग्रेस और प्रोस्पेरिटी को पहला वायरस करप्शन खाएगा, दूसरा वायरस क्राइम खाएगा, तीसरा वायरस वह भूखमरी खाएगी और उसका होने वाला शोषण खाएगा। जो गरीब है, दुखी है, पीड़ित है, कमजोर है, असहाय है, निर्बल है, अगर उसका शोषण है तो दुनिया की कोई ताकत आपको प्रोग्रेस नहीं दे सकती और प्रोस्पेरिटी नहीं दे सकती, और ये पक्का है वो आपको मुस्कुराहट नहीं दे सकती। इसलिए योजनाओं में इस वायरस की भी चिंता करना, इसके भी कोई फार्मूले, अब ये सारे के लिए तो सिद्ध फार्मूले हैं। इट इज नॉट द मैनेजमेंट, यह केवल कल्चराइजेशन है, नेशनलाइजेशन है। इसलिए आप देखेंगे भारत की स्वतंत्रता संग्राम जो लड़ा गया, रानी झांसी से लेकर सुभाष तक, बापू सहित, इसके नारे क्या है? पहला नारा है फिरंगी मारो देश बचाओ आजादी। मैं अपनी झांसी अपनी भारत को नहीं, वहां से आगे बढ़ा, स्वदेशी अपनाओ विदेशी भगाओ, वहां से आगे बढ़ा वंदे मातरम, वहां से आगे बढ़ा इनकलाब जिंदाबाद, उससे आगे बढ़ा स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हम उसको लेकर रहेंगे, उससे आगे बढ़ा अंग्रेजों भारत छोड़ो, और अंतिम नारा लगा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूं। किसी ने ये नहीं कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें रोटी कपड़ा मकान दूंगा, किसी ने नहीं कहा कि रोटी कपड़ा मकान हमारी मूलभूत आवश्यकता है, इसको लेकर रहेंगे। ऑल टॉक अबाउट द इंडिपेंडेंस। तो हमारे बेसिक पैरामीटर में बेसिक नीड ऑफ ए मैन क्या है? तो इसके दो हिस्से बनते हैं, एक बनता है स्वतंत्रता, स्वाभिमान और शिक्षा, यानी स्वाभिमान सम्मान, आप दोनों जोड़कर है, और शिक्षा। दूसरा बनता है रोटी कपड़ा और मकान। ध्यान रखिए, भिखारी की रिस्पेक्टेबिलिटी की एक चिंता है, अगर अपमान करके रुपया दोगे तो मुंह पर फेंक देगा। मैं और आप किसी बड़े घर के अंदर चले जाएं रोटी करो शादी में, अगर गलती से सम्मान नहीं मिला तो उसके 50 पकवान भी आप ठुकरा कर चले जाएंगे। बेसिक नीड हमारा स्वाभिमान और सम्मान भी है, बेसिक नीड नॉट द स्लेवरी बट द इंडिपेंडेंस भी है, बेसिक नीड कल्चर्ड एजुकेशन भी है। अगर ये बेसिक नीड आपने डील नहीं की अपने सारे अध्ययन में और फार्मूलों में और इसके केयर नहीं किया, तो जो भी आप करेंगे वो कहाँ जाकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा। इसलिए सड़क पर लोग लिख देते हैं और लिखवा देते हैं सावधानी हटी। सो आई कॉशन यू टू माई एक्सपीरियंस। मैं तो विज्ञान का और इंजीनियरिंग का छात्र रहा, उसी में पढ़ाई की मैकेनिकल, और जब ये मुझे कहने आए थे मैंने कहा कि मेरा क्या सरोकार है इससे। कहते नहीं आपका सबसे है, इसलिए आप आ जाइए, आप जो कह देंगे वही बिजनेस और कॉमर्स हो जाएगा। अब इट इज ग्रेटनेस ऑफ दैट, तो इसलिए निमंत्रण करने वाले और आप सबके बीच में आकर अच्छा लगा। इसके बाद के आगे के सूत्र में कुछ बातें कहता हूं। प्रोस्पेरिटी और प्रोग्रेस, इसका मौलिक पैरामीटर क्या है, मापदंड के लिए कौन सा यंत्र है? तो उसमें है पहला फूड एंड रूफ फॉर ऑल, फूड एंड रूफ फॉर ऑल।
दूसरा है जस्टिस फॉर ऑल, तीसरा है एजुकेशन फॉर ऑल, चौथा है हेल्थ फॉर ऑल, पांचवा है डिग्निफाइड सिक्योरिटी फॉर ऑल। वो चाहे व्यक्ति हो चाहे राष्ट्र हो, ये होना चाहिए। परंतु ये फुल स्टॉप नहीं है बातों का, इसके आगे है अच्छी शिक्षा, सबको शिक्षा, परंतु सस्ती शिक्षा। अच्छा स्वास्थ्य, सबको स्वास्थ्य, सस्ता स्वास्थ्य। सबको न्याय, अच्छा और शीघ्र न्याय, सस्ता न्याय। सबको स्वास्थ्य, इसीलिए सबको फूड एंड रूफ, परंतु सम्मानजनक फूड एंड रूफ। भिखारी का नहीं, गुलामी का नहीं, परंतु वो सस्ता। ये कहाँ लिखा है कि अच्छी शिक्षा आपको तभी मिलेगी जब आप महंगी होगी। इफ इट इज देयर तो प्रोस्पेरिटी और प्रोग्रेस, फुल ऑफ करप्शन, क्राइम होगा। इसलिए सारी दुनिया परेशान है। इसको हमने सोचना है कि हमने नकल किसकी मारनी, या हमने किसी की नकल नहीं मारनी, अपना मॉडल लेना है। इसलिए बेसिक है इस बात को केयर करना होगा। आज क्या हो गया, अच्छी शिक्षा है तो मतलब महंगी शिक्षा, एक। दूसरा और एक संकट है, शिक्षित हो गया आदमी अगर रिक्शा चलाएगा, अच्छा रिक्शा चलाएगा शिक्षित होगा, इसका मतलब है कि रिक्शा पुलर हमेशा अशिक्षित रखेंगे। वो आपके घर के अंदर बर्तन मांजने के लिए आती है, झाड़ू लगाने के लिए आती है, माली है, ड्राइवर है। अरे पढ़ लिया है, ड्राइविंग करेगा, पढ़ लिया है, माली करेगा, पढ़ लिया, चौकीदार। इसका मतलब है कि ऐसा सब कार्य करने वाले अनपढ़ चाहिए। इस हिपोक्रेसी को बदलना, अगर इसलिए वर्क इज वर्शिप जो कहा गया, कर्म ही पूजा है, तो क्या हम मानसिक रूप से ऐसा समाज तैयार कर रहे हैं और हम तैयार हैं कि हम किसी भी कार्य को छोटा नहीं मानते। जब तक हम कार्य को छोटा मानते रहेंगे तो शिक्षा और अशिक्षा का भेद बढ़ता रहेगा। मैं इस इनोवेशन के लिए एक छोटा सा सहयोग आपसे चाहता हूं। आप जिस भी फैमिली में हैं, आपका जो भी परिवार है, उसमें 3 से ज्यादा नौकर हैं, वो हाथ खड़ा करो। नौकर है, ड्राइवर होगा, माली होगा, घर में भोजन बनाने वाली होगी, चौकीदारी करने वाली होगी, सफाई करने वाली होगी, 3 से ज्यादा है वो हाथ खड़ा करो। नहीं है जी, जिनके हैं हाथ खड़ा, चिंता नहीं करो। मेरे से कोई पूछेगा, मैं कहूँगा मैं जिस फैमिली से आया हूँ उसमें 35 से अधिक थे। आप बिजनेस लो। जिनके पास 2 से अधिक है वो हाथ खड़ा करें। और जिनके पास एक भी नहीं है वो हाथ खड़ा करें। हाँ, बच्चों का परिवार नहीं होता, परिवार माँ बाप का होता है। नीचे का, हाँ, वो इसलिए समझ गए कि अभी वो परिवार वाले नहीं बने। मैं जब कॉलेज में पढ़ता था, घर के अंदर कोई सुख दुख की घटना हो जाती थी तो मैं माँ से पूछता था, लैंड फोन होते थे, कि मुझे तो नहीं सुना, तू अभी बच्चा है, तेरे को क्या करना। जब तक माँ बाप जिंदा है उनकी हाजिरी मानी जाती है, तेरी हाजिरी थोड़ी मानी जाती है। क्यों, ठीक है कि नहीं? तो इसलिए इस बात को समझना। अब मैं उसमें से कहता हूं कि विचार करिए कि आप अपनी तरफ से 3 या 4 लोगों को नौकरी दी हुई है घर में, आपके परिवार में, और आप एम्प्लॉयर तो नहीं माने जाते, आप कंपनी भी नहीं माने जाते, पर आप 4 परिवारों का पालन पोषण कर रहे कि नहीं कर रहे? आप 2 परिवारों का पालन पोषण कर रहे कि नहीं कर रहे? आप उनको सुख दुख में दूसरी मदद देते कि नहीं देते? पर यू आर नॉट रजिस्टर्ड एज ए कंपनी, यू आर आल्सो नॉट नोन एज रिस्पेक्टेड एज ए एम्प्लॉयर।
इतना बड़ा एम्प्लॉयमेंट जो है, इसका जीडीपी में कौन सी जगह? इसकी कौन सी जगह? इस सारी यूनिवर्सिटी के अंदर जो सरकारी महकमे का चौकीदार है, माली है, ड्राइवर है, वो एम्प्लॉयमेंट में है। पर आप जितने इंडिविजुअल्स हैं वो इस यूनिवर्सिटी से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट रखते कि नहीं रखते? इसमें पढ़ने वाले स्टूडेंट्स, उनके परिवार इससे ज्यादा बड़ा एम्प्लॉयमेंट रखते कि नहीं रखते? पर आप मुझे बताओ, ना आप एम्प्लॉयर्स में हैं ना आप कंपनी में हैं, तो आप जो इतना बड़ा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करके उनका परिवारों का पालन पोषण करते आ रहे हैं, ये अनएम्प्लॉयड हैं कि एम्प्लॉयड हैं? where your employment is considered in GDP. इससे बड़ी बेईमानी जीडीपी की कुछ नहीं हो सकती। मैंने आपसे मदद इसलिए नहीं मांगी थी कि मुझे कुछ और ढूंढना था, मुझे एक सत्य ढूंढना था जिससे मैं आपको समझा सकूं। मैं अभी एक बहुत बड़े उद्योगपति हैं, उनकी इच्छा थी कि इस बार की दीपावली कोई ऐसा सेंटली आदमी रहे तो उसके साथ मनाएंगे। पता नहीं गलती से उन्होंने मुझे चुन लिया, तो मैं गया वहां 16 उद्योगपति थे। मेरी बात की सब बातें होती रही, व्यापार, कॉमर्स, इस पर उस पर। ये सब सुनते सुनते मैंने पूछा उनसे, तो मैंने कहा कि आपके टोटल एम्प्लॉइज कितने हैं? तो 70 अरबपति आदमी है। वहां बैठे हुए 17 लोगों के टोटल एम्प्लॉइज 232 थे। मैंने कहा ये सब रोजगार युक्त है? हाँ। मैंने कहा आप में से कोई कंपनी के एज ए कंपनी रजिस्टर्ड है? एज ए पर्सन नहीं। व्यापार आपका कंपनी है या नौकरी आपकी रजिस्टर्ड है, पर ये तो उसमें से किसी में नहीं है। और मैंने कहा कुछ तो ऐसे हैं जो परंपरागत है, तो उन्होंने बताया कि इनमें से 18 तो बच्चों की शादी पर 50,000, लाख, 1.5 लाख खर्च करके मदद करके हमने उन बेटियों की और बेटों को पढ़ाया भी है और उनके खर्चे भी किए हैं। अब ये सब दर दर भटकने वाले हैं। वेयर इन योर बिजनेस एंड वेयर इन योर कॉमर्स योर स्टेटस। अरे मैं आपको पूछ रहा हूं कि आपका स्टेटस इस कॉमर्स में कहाँ है, इस बिजनेस में कहाँ है, इस एम्प्लॉयमेंट में कहाँ है? जबकि आप में से हर एक एम्प्लॉयर है। इसलिए बी केयरफुल। भारत इज द ओनली कंट्री एक्सेप्शनली टू द मैक्सिमम जिसका सरकारी रोजगार 4 करोड़ है इस समय, परमानेंट और टेम्परेरी, डेली वेजर मिला, आंगनबाड़ी, इस तरह की जो बहुत आते हैं। आप भी करते हैं कंट्रेक्चुअल गैस पे ये रखते हैं, बेचारों को 10-10, 15-15 साल रगड़ते रहते हैं, वो रोते रहते हैं और आज तक परमानेंट कब हो गए पता ही नहीं लगा। ये कह रहे हम कर रहे हैं, बहुत धन्यवाद है, फिर भी कितना कर लेंगे? मैं इसलिए हूँ, मैंने क्योंकि आपका दुख दर्द कौन रोए तो सुने, तो आप में से बहुत से चेहरे यहाँ बैठे हैं 100, 150, 200 जो मुझे इसी कारण मिले हुए। अब हो सकता है कुछ नजर में नहीं आ रहे होंगे और ज्यादा होंगे, सारे हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो बेचारे 5-5, 10-10, 15-15 साल से अपने प्रमोशन के मारे रोते ही रहते हैं हाथ से। अब उनका ना रोटी की कमी है, ना घर की कमी है, ना कार की कमी है, और झंझट तो खड़ा है ना प्रोग्रेस का, ये प्रमोशन। अब आप में से तो किसी ने अपने घर से देना नहीं, तो भी झंझट तो है ना जी भाई। अब राधे आ रहे गेस्ट कंट्रैक्ट, भाई साहब अच्छा कुछ परमानेंट नहीं मिलती तो ये करा दो, ये करा दो, ये करा दो। अब आप इतनी बड़ी एजुकेशन होने के बाद भी, आपका परिवार एम्प्लॉयर होने के बावजूद भी आपकी खुशियां तो गायब है ना।
अब वो कह रहे थे जब डीसी साहब, मैंने कहा कुछ गम ऐसे हैं जिनको भुलाया जाए तो कहाँ भुलाया जाए, समझ नहीं आता। क्यों, ठीक है कि नहीं? बिल्कुल। अब जिनके मन की बात हो गई बहुत खुश है। किसी अब ये तो ठीक है, आज इस बात के लिए तालियां भी बजाई दे सकते हैं, बधाई भी दे देता है। यूनिवर्सिटी प्रशासन टू द मैक्सिमम करने के लिए लगा है, जो शायद दिल्ली के 20, 30, 40 साल के इतिहास में पहली बार होगा। बिल्कुल। तो इसलिए ये एरा दिल्ली विश्वविद्यालय का एक विशेष प्रकार का युग कहीं न कहीं काउंट होगा। स्वाई अब इसलिए इसको समझना, 4 करोड़ है, परंतु प्राइवेट रोजगार भारत का वो 81 करोड़ है। जो शेष बच गया 40-50 करोड़ का समाज, अब ये बढ़ रहा है। प्राइवेट रोजगार बहुत तेज गति से बढ़ता गया है और बढ़ेगा, और ये इसलिए बढ़ेगा और बढ़ता जाएगा। और बाकी जो बच गया है 40-50 करोड़ का समाज, वो बहुत है जो बहुत एल्डरली हो गया, बुजुर्ग हो गया, और जो बहुत बालक है। मैं इनसे पूछ रहा था, श्री प्रसाद जी से, आप मुझे बताइए, आप अपनी दादी को रोजगार में गिनते हैं कि बेरोजगार में गिनते हैं? आप अपने पोते को और बेटे को, बालक को बेरोजगार फालतू का बोझ मानते हैं कि रोजगार युक्त मानते हैं? उसको फूड प्रोटेक्शन है, रूप प्रोटेक्शन है, एजुकेशन के आगे प्रोटेक्शन है, डिग्निटी एंड ऑनर का कोई संकट नहीं है। वेयर यू कंसिडर? भारत का फैमिली सिस्टम ऑटोमेटिकल लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है। बिल्कुल सही बात है। पश्चिम के भोगवाद को जरूरत थी इस लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की, क्योंकि देयर इज नो फैमिली सिस्टम। वेयर देयर इज ए फैमिली सिस्टम, उसकी कोई जरूरत नहीं। इसलिए आप याद करो, जब शुरू में लाइफ इंश्योरेंस वाला, बीमे वाला आता था, तो बात करता ना, जब आप मर जाएंगे, साला आया मारेगा और पैसा देगा। तो लोग इसको अपशुभन मानते थे, उसको मार मार के गांव से भगा देते हैं। हमने भी देखा अपने घर के, जब पहला बीमा वाला, तो हम उसमें 4th या 5वीं में पढ़ते थे, तो आया, उसने कहा, तो हमने देखा कि हमारे दादाजी एकदम गुस्से में आते। हमने कहा तो बहुत मुस्कुराते रहता, बात क्या हो गया? आगे कहता, जब आप मरेंगे, मतलब पहले ही कामना कर रहा है आप मरिए। लोग कहते हैं आप सोबर जिए, ये कहता आप जब मरेंगे। हमने कहा ये कौन सी सरकारी योजना है, प्राइवेट योजना है कि जो मरने के बाद पहले करता है? इसलिए मरिए साहब, हम आपको 1 लाख देते हैं। तो क्या आप सब तैयार हैं इस बात के लिए मरने के लिए? कोई जीना नहीं चाहेगा, तो जीना ही नहीं चाहेंगे तो बिजनेस कॉमर्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। Be careful. Where there is a family system, उसके लिए अलग प्रकार का आएगा। Where there is no family system, उसके लिए अलग प्रकार आएगा। और जीडीपी जो सरकार के कंट्रोल में है, उसका है। भारत की अर्थव्यवस्था सरकार से बाहर ऑटोमेटिकली समाज में चलने वाली, यह सरकार से 50 गुना अधिक है। बी केयरफुल। इसलिए आपको दूसरा काम भी दे देता हूं कि साहब, जीडीपी का जो फार्मूला है, यह उचित है कि अनुचित है, इसके दोष कितने गुना चला है, और हम सब भी बह रहे हैं, इसलिए तो हम पढ़े लिखे नहीं हुए। We have to change the course. It is a basically a full wrong formula. तो क्या हम बिजनेस कॉमर्स में 2047 तक के लिए 2 साल 4 साल बाद what should be criteria of progress?
तो वो तो नकल मारना है। मैं इसलिए इस पर से छोटी सी घटना याद आती है। जब हम डिजाइनिंग पढ़ रहे थे, 3rd ईयर प्रीवियस ईयर में थे, तो हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है मैकेनिकल के डिजाइन की, उन्होंने था, तो उन्होंने हम सब ने डिजाइन अपने अपने प्रिपेयर किए हुए थे, ध्यान थे। उन्होंने कहा अच्छा इस पर तो पाई इसकी कीमत लिखी जाती है 3.142, तो गलती से 22/7 वाली लिखी गई किसी एक से। तो अब इतना कौन मेहनत करेगी। तो हमारे प्रिंसिपल और डायरेक्टर जो थे वो पूछा करते थे कि बच्चों ये बताओ कि नकल में और शोध में क्या अंतर है। तो हम भी जब पूछ रहे हैं तो सर हाथ लो। इस समय जब हम फाइनल में थे और विदाई समारोह